मिलत टाइम्स में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ शम्स तबरेज़ कासमी। मिलत टाइम्स का स्पेशल प्रोग्राम ख़ास मुलाकात लेकर एक मरतबा फिर हम हाजिर हैं आपकी खिदमत में। और आज हम एक ऐसे मेहमान से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जिनका मेडिकल के मैदान में नुमाया कारनामा है, जो सरकारी हॉस्पिटल के बाद अब एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एक बड़े ओहदा पर फाइज हैं और मुल्क बैरून मुल्क में हज़ारों की तादाद में लोग उनसे शिफायाब हो रहे हैं। उनकी कामयाबी का चर्चा है। हम बात कर रहे हैं मारूफ सर्जन डॉक्टर राहुल गुप्ता की। आप मारूफ हॉस्पिटल फोर्टीज़ नोएडा में डायरेक्टर हैं न्यूरो सर्जरी के। डॉक्टर राहुल गुप्ता, मिलत टाइम्स में आपका बहुत खैर मकदम है। हम शुरुआत यहीं से कर रहे हैं कि आपने ये सफ़र मेडिकल का कैसे तय किया और सरकारी हॉस्पिटल से होते हुए आप यहाँ तक कैसे पहुँचे, क्योंकि मैं इसलिए आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जो मेडिकल का सफ़र है, जो मेडिकल की तालीम है, बहुत मुश्किल मानी जाती है समाज में। तो मतलब कैसा आपने बचपन में ख़ुद ये फ़ैसला किया था कि हमें एक डॉक्टर बनना है, सर्जन बनना है, या आपके वालिदैन ने आपको यहाँ तक लाया? पहले बहुत बहुत नमस्कार मेरे दर्शकों के लिए। और मैं डॉक्टर राहुल गुप्ता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद मिलत टाइम्स का जिन्होंने मुझे एक मौका दिया जिससे कि मैं आप लोगों के साथ रूबरू हो सकूं, दर्शकों को अपने बारे में बता सकूं, अपनी फील्ड के बारे में बता सकूं, क्या क्या डेवलपमेंट एडवांसमेंट हो रही है न्यूरो सर्जरी में, इसके बारे में बता सकूँ। मेरी परवरिश स्कूलिंग फरीदाबाद में हुई है। मेरे पेरेंट्स डॉक्टर थे वहाँ पर और शुरू में मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं थी कि मैं आगे जाके डॉक्टर बनूँ, पर जैसे जैसे मैंने देखा कि वो लोग अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ रहे हैं, मरीजों की सेवा कर रहे हैं, जब मैं पेशेंट का फीडबैक देखता था उनके लिए, तो मेरे मन में भी एक इच्छा जागी कि मैं डॉक्टर बन सकता हूं। पढ़ाई में मैं अच्छा स्टूडेंट था और जब हमारे को 11वीं में डिसाइड होने की टाइम आया कि कौन सी फील्ड लेनी है, तो मैंने मेडिकल यानी बायोलॉजी चूज़ करी और उस तरह मैं आगे पढ़ाई करके और मैं फिर मेडिकल कॉलेज रोहतक में एंटर किया। मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई अपने आप हो जाती है, वहाँ पर हॉस्टल में रहे और सारा माहौल था जिसमें कि हमने पढ़ाई करी। उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि मुझे सर्जन बनना है और सर्जन बनने का जो ख्याल है वो मेरे दिमाग में इतना घुस गया कि मुझे मेडिसिन की ब्रांच, जो कि ज़्यादा अच्छी मानी जाती है एक मेडिकल स्टूडेंट के लिए क्योंकि जल्दी से एस्टेब्लिश हो जाते हैं, पर मैंने सर्जरी ही चूज़ करी, मेडिसिन नहीं ली, ताकि मैं अपने हाथ से कुछ काम करूं और मुझे लगा कि मेरे हाथ में शफा है कि मैं कुछ अच्छा कर सकता हूं। तो वो कॉन्फिडेंस मुझ में था जिसकी वजह से मैंने अपनी मास्टर्स ऑफ सर्जरी करी रोहतक से और फिर मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ मेरे चाचा को देख के, मेरे कुछ सीनियर्स थे उनको देख के कि मैं ब्रेन सर्जरी करूं, क्योंकि ब्रेन सर्जरी और स्पाइन सर्जरी उस वक्त आगे बढ़ रही थी। नई नई टेक्नोलॉजी उसमें आ रही थी, नई नई टेक्निक्स निकल के आ रही थी। एमआरआई और ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप जैसी नई चीज़ें आने की वजह से न्यूरो सर्जरी के रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन होने शुरू हो गए थे। तो इन सब चीज़ों की जानकारी लेके मैंने ये डिसाइड किया कि मैं आगे जाके न्यूरो सर्जरी करूँ। मैंने उसके लिए बड़ा परिश्रम किया, कई सारे एग्जाम्स दिए और मेरा पीजीआई चंडीगढ़ में सिलेक्शन हुआ, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ न्यूरो सर्जन हूँ। डॉक्टर राहुल गुप्ता, आपने बड़ी अच्छी मालूमात दी अपने बारे में। हम ये जानना चाहेंगे कि आपका इंटरेस्ट जो डॉक्टर बनने का था तो किस पर्पस के लिए था? अमूमन ये कहा जाता है कि लोग अपने बच्चों को डॉक्टर बनाते हैं या कोई इस पेशा में आता है पैसा कमाने के लिए। कुछ लोगों का ये भी मकसद होता है कि मुल्क की आवाम की खिदमत करनी है इलाज करके। आपका मकसद क्या था? जब हम मकसद की बात करते हैं तो मुझे अपनी मदर की कहे हुए शब्द याद आते हैं जिसमें वो कहती थी कि डॉक्टरी का पेशा एक चैरिटी का है अगर आप ऑनेस्टली कर रहे हो, अगर आप मरीज को धोखा नहीं दे रहे और अगर आप अपना काम ऑनेस्टी से कर रहे हो और सबको सही सलाह दे रहे हो, चाहे उसके एवज में थोड़ा बहुत पैसा ले रहे हो, वो काम जो है वो एक तरह से चैरिटी का है। तो इसलिए पैसा लेना एक प्रोफेशनल के लिए गलत नहीं है, एक किसी को धोखा देना सबसे गलत काम है। उनकी ये बात मेरे दिमाग में घुस गई और जब मैं देखता था पेशेंट्स को कि वो मेरे मदर की, मेरे फादर की तारीफ़ करते थे। मेरी मदर गायनेकोलॉजिस्ट थी और आप विश्वास नहीं करेंगे कि जितने डिलीवरीज उन्होंने करी उन सभी ने ज़्यादातर लोगों ने अपने बच्चों के नाम मेरे और मेरे भाई के ऊपर रखे। तो मुझे समझ में आया कि कितनी इंपॉर्टेंस उन्होंने हमारे परिवार को दी और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे पेरेंट्स डॉक्टर थे, इसलिए मुझे डॉक्टर बनने का शौक डेवलप हुआ। तो मतलब आपकी फैमिली में फिर मतलब आपके पेरेंट्स दोनों डॉक्टर? मेरे पेरेंट्स दोनों डॉक्टर, मेरा भाई भी डॉक्टर है। तो और फिर मुझे लगा कि अगर मैं मरीजों को ठीक करूंगा और उनकी दुआएं लूंगा तो इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है? इससे ऊपर ना पैसा है और ना कोई चीज़ के कोई मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं। मेडिकल की जो एजुकेशन है काफ़ी मुश्किल मानी जाती है कि गरीब तालिब इल्म के लिए, गरीब फैमिली के लिए बहुत मुश्किल है कि वो डॉक्टर बने, मेडिकल
मेडिकल के मैदान में। आप चूँकि एक अच्छी फैमिली से थे, आपके वालिदैन डॉक्टर थे, तो आपको नहीं उठाना, लेकिन क्या वाकई इस तरह की परेशानियाँ होती है? एक आम आदमी, एक आम स्टूडेंट मेडिकल की लाइन में आना चाहे तो उसके लिए कैसा ये सफ़र होता है? ये बिल्कुल गलतफहमी है कि एक आम मरीज या जो एक ऑर्डिनरी परिवार से है उसके लिए मेडिकल की पढ़ाई मुश्किल है। बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आपकी बेसिक इंटेलिजेंस होनी चाहिए और आपके अंदर जज्बा होना चाहिए डॉक्टर बनने का। मेरे साथ मेरे जो कुलीग्स थे मेडिकल कॉलेज में, उसमें कम से कम 50% मरीज लोग ऐसे थे जो कि बड़े गरीब परिवार से संबंध रखते थे। कुछ लोग थे जो कि स्पेशलाइज कैटेगरी से आए हुए थे, लेकिन उसमें से कई लोग ऐसे थे जो कि मेरे से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट थे और वो आगे मेरे से भी अच्छा कर रहे हैं। तो इसमें आपका बैकग्राउंड कैसा है वो कहीं काम नहीं आता, वो बैकग्राउंड आपका स्कूल तक काम आता है। एक बार आप मेडिकल कॉलेज में दाखिल हो जाते हैं, मेडिकल कॉलेज में लाइब्रेरी होती है, मेडिकल कॉलेज में सारे टीचर सबको इक्वली व्यवहार करते हैं। कि आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना इंटरेस्ट लेते हैं और कितने आगे बढ़ना चाहते हैं। तो गरीब परिवार से इसका कोई संबंध नहीं है, कहीं पर भी उसमें पैसे की जरूरत नहीं होती है अगर आप सरकारी कॉलेज में पढ़ रहे हैं। हर एक का तो सरकारी में दाखिला इम्पॉसिबल है, तैयारी के लिए भी मतलब अच्छा सरमाया चाहिए। जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी फ़ीस काफ़ी महंगी हैं। देखिए साहब, मैं जिस दौरान मैंने MBBS किया उस वक्त प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, तो हमने तो सिर्फ सरकारी मेडिकल कॉलेजेस देखे हैं। डेफिनेटली प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में फ़ीस ज़्यादा है, क्योंकि कोई भी मेडिकल कॉलेज को बनाने में और उसके अंदर सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। वो वाला सारा पैसा जो है वो सरकार देती है, इसीलिए फ्री में एजुकेशन होती है। लेकिन जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें वो सारी चीज़ों के लिए पैसा कोई ना कोई खर्च कर रहा है, तो बदले में पैसा कमाना भी चाहता है। तो हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ना बात करें, सरकारी में भी बहुत सीट्स हैं। अगर कोई अच्छे से पढ़ाई करता है तो उसमें ज़रूर दाखिला होता है, इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा डॉक्टर राहुल गुप्ता, आपकी प्रोफाइल के मुताबिक आप सरकारी हॉस्पिटल JB पंत में भी रहे तकरीबन 7-8 साल तक, और उसके बाद एक प्राइवेट हॉस्पिटल में आप काम कर रहे हैं। सरकारी हॉस्पिटल में जॉब करना है, मुलाजमत करना रहना, हर एक डॉक्टर की हर एक शोबे में अव्वलिन तरजीह होती, पहली पसंद होती, तो आप वहाँ छोड़कर यहाँ आगे, क्या वजह रही इसकी? मैं सरकारी में PGI चंडीगढ़ में भी रहा और JB पंत में भी रहा, जहाँ पर कि मरीज बहुत ज़्यादा हैं। वहाँ पर मैंने मरीजों को फ्री में ट्रीट करके और उनके साथ हमने अपना भी काम सीखा और अच्छे से। उसके बाद हमारे और जूनियर्स और सीनियर्स के साथ हमने काम किया। फिर मुझे ऐसा लगा कि कुछ एक चीज़ें हैं जो कि सरकारी हॉस्पिटल की लिमिटेशंस हैं। आप बहुत अच्छे से रिसर्च नहीं कर सकते, आप नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है उसको इतनी जल्दी सरकारी हॉस्पिटल में ला नहीं पाते, क्योंकि थोड़ी सी पैसों की प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा सरकार भी आपको सपोर्ट नहीं करती है। जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर गवर्नमेंट नहीं है, वो ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर वो लोग नई टेक्नोलॉजी तुरंत ले आते हैं। पर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर वो टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी नहीं आ पाती है, तो आपके हाथ बंधे होते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं यहाँ से बाहर निकलूँगा तो मैं और ज़्यादा अपने प्रोफेशन के साथ जस्टिफाई कर पाऊँगा। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैंने अब 8 साल 9 साल सरकारी में काम कर लिया है, एज ए लेक्चरर, एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, एज ए एसोसिएट प्रोफेसर। अब मुझे बाहर निकल के और तरीके की बीमारियां और नए रिसर्च और ट्रीटमेंट्स को भी अवेल करना चाहिए। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जिनको कि सरकारी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, पर हमारे देश में 5% ऐसे लोग भी हैं जिनको कि महंगे अस्पताल में या बड़े अस्पताल में आके ट्रीटमेंट चाहिए होता है, क्योंकि उनको बाकी फैसिलिटी सरकारी वाली पसंद नहीं आती हैं, तो उनके लिए भी डॉक्टर्स की ज़रूरत है। तो मुझे लगा कि अब मैं उन 5% लोगों को भी ट्रीट करूँगा। और मैंने ये भी डिसाइड किया कि मैं एक कुछ उम्र तक, जब तक मेरे बच्चे सेटल नहीं हो जाते, मैं अपनी फ़ीस लेके काम करूंगा और उसके बाद मैं फ्री सेवाएं दूंगा, चाहे मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में हूँ। बहुत अच्छा आपने फ्री सेवा की बात की। यहाँ पर ये जानना चाहेंगे कि एक आम कहा जाता है और रियलिटी भी है कि जो सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पेशेंट के साथ अच्छा रवैया नहीं अपनाया जाता है, अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता है, और उसी से मजबूर होकर लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में आते हैं। क्या ये सही है या एक महज अफवाह है आवाम के दरमियान? सरकारी हॉस्पिटल में भीड़ बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर जो मुलाजिम टेक्नीशियन लेवल पे हैं या GDA लेवल पे हैं, या फिर जो सफाई कर्मचारी हैं, या फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे हैं, जो परमानेंट जॉब पे हैं, उनमें करीब 20 से 25% लोग जो हैं वो बेईमान हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। डॉक्टर ज़्यादातर अच्छे हैं और बेईमानी नहीं करते हैं, लेकिन सारा काम डॉक्टर नहीं कर सकते हैं। वहाँ पेशेंट को डॉक्टर से मिलना ही बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, काम बहुत ज़्यादा है, डॉक्टर्स के पास पेशेंट बहुत ज़्यादा है। और सरकारी में एक काम की टाइम की लिमिट होती है, उसके बियॉन्ड काम करना सरकार भी अलाउ नहीं करती है, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो, अगर इमरजेंसी नहीं है तो वहाँ पर डॉक्टर्स के हाथ बंधे होते हैं, तो पेशेंट्स को कई बार मजबूरी में सफ़र करना पड़ता है। लेकिन जो पेशेंट गंभीर बीमारी से पीड़ित है और डॉक्टर को लगता है कि वो इसको ट्रीट करके उसे ज़्यादा खुशी होगी, उस पेशेंट को प्रायोरिटी देता है और उसका इलाज बहुत अच्छे से होता है।
बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जिनको कि छोटी मोटी बीमारी होती है जो कि वो अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल के अस्पताल में भी ट्रीट करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी वो बड़े सरकारी अस्पताल में जाते हैं। इससे भीड़ बढ़ जाती है तो फिर डॉक्टर को प्रॉब्लम होती है, स्टाफ को प्रॉब्लम होती है, और डॉक्टर कोशिश करता है कि ऐसी बीमारियां उनके अपने स्टेट में अपने छोटे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ट्रीट हो जाए तो बेटर रहेगा। तो उन पेशेंट को फिर ट्रीटमेंट से मना किया जाता है। चलिए, आपने डॉक्टरों को बचाने की कोशिश की है। आप इंटरनेशनल पेशेंट का इलाज करते हैं, खुद आप जिस हॉस्पिटल में भी डायरेक्टर हैं फोर्टिस में, यहाँ इंटरनेशनल पेशेंट बहुत ज़्यादा आते हैं। तो जिन ममालिक से आपके पास पेशेंट आ रहे हैं, क्या उन ममालिक में ऐसा हॉस्पिटल नहीं है या इस तरह की मेडिकल सहूलियात नहीं है? किस वजह से वो आपके यहाँ आ रहे हैं? आज से 20-25 साल पहले बहुत सारे इंडिया से पेशेंट अमेरिका में या यूरोप में इलाज कराने जाते थे, क्योंकि उस वक्त इंडिया में फैसिलिटीज़ नहीं थी। वो फैसिलिटीज़ अब जब से इंटरनेट आया है, जब से सारी टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है, इंडिया में मल्टीनेशनल कंपनीज आई हैं, वो सारी की सारी फैसिलिटीज़ अब इंडिया में भी अवेलेबल है। लेकिन ऐसे बहुत सारे देश हैं जैसे कि मिडिल ईस्ट में है या अफ्रीकन कंट्रीज़ में है या फिर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में है, जिनके पास पॉलिटिकल अनविल के कारण, मतलब पॉलिटिशियंस जो हैं वो उस चीज़ को आगे नहीं बढ़ना देना चाहते, तो बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ या ऐसे हॉस्पिटल्स अवेलेबल नहीं है, या फिर उनके अंदरूनी कहीं ना कहीं कोई सिविल वॉर चल रहा है जिसकी वजह से वो सारी फैसिलिटीज़ नहीं दे पाते। तो वो पेशेंट्स को एक दूसरी कंट्री में आना पड़ता है ट्रीटमेंट कराने के लिए। इंडिया में, जो कि एक डेवलपिंग कंट्री है, अभी तक भी ट्रीटमेंट कॉस्ट काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज़ जैसे कि अमेरिका है, जैसे कि यूरोप है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है या जापान है। टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट उसके बराबर की हमारे पास आ गई है, पर हम उनसे चौथाई या 1/5वें हिस्से के कॉस्ट में भी सारा ट्रीटमेंट कर देते हैं। तो इसलिए बहुत सारे पेशेंट्स जिनको अपने कंट्री में फैसिलिटी नहीं मिल पाती, वो इंडिया आते हैं और इलाज करा के वापस जाते हैं, और 90% से ज़्यादा सक्सेस उनके इलाज में हम दे पाते हैं। मतलब सस्ता इलाज इंडिया में होता है, सस्ता और बेहतरीन इलाज। कौन ममालिक है जहाँ के पेशेंट आपके यहाँ ज़्यादातर आते हैं? जैसे मैंने बताया कि अफ्रीका की मेजॉरिटी कंट्रीज़ जैसे कि कीनिया है, सुदान है, नाम्बिया है, इन सब कंट्रीज़, या फिर मिडिल ईस्ट जैसे कि इराक में सिविल वॉर चल रहा था, या फिर ओमान वगैरह में इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है, अफगानिस्तान में प्रॉब्लम है, या फिर इवन नेपाल और श्रीलंका से भी पेशेंट हमारे पास, बांग्लादेश से हमारे पास पेशेंट आते हैं, अभी पाकिस्तान से भी बहुत सारे हमारे पास पेशेंट आते हैं जिन लोगों को की कोई स्पेशलाइज सर्जरी की जरूरत पड़ती है, जिसकी फैसिलिटीज़ उन लोगों के पास अभी बेहतरीन तरीके से अवेलेबल नहीं है। पाकिस्तान का तस्करा किया, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा। अभी दोनों मुल्कों के दरमियान तनाव चल रहा है। जो पाकिस्तान के पेशेंट आपके यहाँ आते हैं उसको किस तरह हैंडल करते हैं? क्या जो पेशेंट आते हैं उसको इजीली वीज़ा मिल जाता है, आप लोग उनका इलाज करते हैं तो किसी तरह पर इल्ज़ाम नहीं लगता है गद्दार का, देशद्रोही का, दीगर मामलों में जैसे लगता है? देखिए, अगर हम पाकिस्तान के जो सिटीजन हैं उनकी बात करें तो एक तरह से वो हमारे भाई और बहन ही हैं। वो तो सिर्फ अब मुल्क के 2 मुल्क बन गए हैं या बीच में दरार आ गई है, अदरवाइज शक्ल सूरत, लैंग्वेज, सब चीज़ें हमारे नॉर्थ इंडिया के लोगों से तो बिल्कुल सेम ही है। तो हम अगर पेशेंट हमारे पास आते हैं और अगर हमें नहीं बताया जाता कि वो पाकिस्तान के, तो हम सोचते भी नहीं हैं। अगर बताया जाता है तो डेफिनेटली हॉस्पिटल में एक अलग विंग बनता है जो कि इंटरनेशनल पेशेंट से डील करता है, पर उसमें कोई पाकिस्तान से है, कोई इराक से, कोई सुदान से, कोई इंडिया से, इस बात में कोई भी डिफरेंस नहीं किया जाता है। जब हॉस्पिटल के अंदर मरीज आता है तो हम उसको सिर्फ एक ही दृष्टि से देखते हैं, जैसे कि मरीज की दृष्टि से, गरीब है, अमीर है, पाकिस्तान से है या किसी और तबके से, हमारा कोई वो नहीं रहता डिफरेंस। इवन जो वीआईपी पेशेंट आते हैं, हम उसमें भी कोशिश ये करते हैं कि उनका वीआईपी कल्चर वो अपना हमारे हॉस्पिटल के बाहर छोड़ के आएँ, क्योंकि अगर हम मरीज को एज अ मरीज नहीं ट्रीट करेंगे तो हम ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। अगर हमारे मन में बायस होगा, तो ऐसा कोई बायस मैं नहीं मानता किसी भी डॉक्टर के अंदर है, चाहे वो कहीं से भी है। एक मरीज जो है वो हमारे पास एक विश्वास लेके इलाज कराने आया है और उसको बेहतरीन इलाज मिलना चाहिए। हम सक्सेसफुल हों या ना हो, हमारी कोशिश 100% रहती है। अच्छा, ये बताइए कि जो मेडिकल की लाइन है इसमें कई सारे हॉस्पिटल है, तो हिंदुस्तान का कौन हॉस्पिटल सब है जिसको ज़्यादा अहमियत हासिल है, इंडिया में भी, इंडिया के बाहर में भी? अगर हम हॉस्पिटल की बात करें तो इंडिया में सबसे नंबर 1 हॉस्पिटल जो है वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट है, जो कि दिल्ली में स्थित है, और इसे एम्स कहते हैं। और एम्स ने अपनी बहुत सारी ब्रांचेस खोली हैं जो कि अभी इतनी डेवलप नहीं हो पाई हैं, पर हो सकता है अगले 10-15 साल में वो भी इस बराबर के एम्स के दर्जा पा सकें। उसके अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल, सारे हॉस्पिटल अच्छे हैं, सारे हॉस्पिटल में सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, हर जगह डॉक्टर भी अच्छे हैं, और मैं उसमें कोई डिफरेंस नहीं करना चाहूँगा। पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट को जितनी ज़्यादा गवर्नमेंट ने सपोर्ट दिया है उस हिसाब से वो सबसे बेहतरीन अस्पताल है। अच्छा, आप ये बताइए कि एक आम आदमी है कि गरीब फैमिली का बच्चा, वो अगर मेडिकल की लाइन में आना चाहे, वो डॉक्टर बनना चाहता है, तो वो कैसे आ सकता है? देखिए, मेडिकल
लाइन में आने के लिए आपको अपने 11वीं 12वीं या इवन 9वीं 10वीं से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी और उसके लिए आपको अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी, जिसमें कि आपकी NCERT या जिस भी आप बोर्ड से पढ़ रहे हैं उसकी किताबें आपको पूरी तरह पढ़नी पड़ेंगी। सप्लीमेंट्री किताबें भी आती हैं। ऐसे में वही सारे कोचिंग सेंटर्स भी हैं जहाँ पर कि वो आपको बताते हैं, आपको प्रैक्टिस कराते हैं कि किस तरह से आपको अपना एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो आपको वो सारी फैसिलिटीज़ अवेल करनी पड़ेंगी। उसमें ज़रूर पैसा खर्च होता है। बहुत सारे ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर कि गरीब बच्चों को फ्री में भी तालीम दी जाती है, अगर वो इंटेलिजेंट हैं और अगर वो उनमें एक जज्बा है कि उन्हें मेडिकल में जाना है। क्योंकि हर एक कोई जो तालीम देता है वो चाहता है कि उसका स्टूडेंट सक्सेसफुल हो, ताकि उसको भी फ़ायदा हो और जो तालीम देने वाले को उसको भी अपनी वाहवाही चाहिए होती है। तो सरकार ने भी इसके अलावा बहुत सारी रिजर्वेशंस कर रखी हैं। हैंडीकैप लोगों के लिए है, रिजर्व कैटेगरी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब वगैरह को उनको प्रमोट करने के लिए भी हर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। तो मुश्किल तो है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है कि उसे नामुमकिन माना जाए। अगर थोड़ी सी मेहनत करी जाए, एक्स्ट्रा हट के पेरेंट्स द्वारा, रिलेटिव्स द्वारा, या आजकल इंटरनेट की फैसिलिटीज़ फ़ोन में अवेलेबल है, आप इंटरनेट पर सर्च करके आगे बढ़ सकते हैं। एक मेडिकल की पढ़ाई के लिए इंग्लिश लैंग्वेज की तालीम होना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश में ही सारा कोर्स अवेलेबल है हमारे पास। अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है तो माफ़ करिएगा, मेडिकल कॉलेज में एंटर करना बहुत मुश्किल है। कई लोग 12वीं के बाद तुरंत ही मेडिकल कॉलेज में एंटर कर पाते हैं, कई लोग 1 या 2 साल पढ़ाई करके अच्छे से फिर जा पाते हैं। तो मेरे हिसाब से 1 साल अगर घर बैठ के पढ़ाई करनी पड़े तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। ज़िंदगी बहुत लंबी है, उसमें 1 साल अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ाई करने के लिए टाइम लगा रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है। अच्छा डॉक्टर राहुल गुप्ता, जो मतलब हॉस्पिटल का निज़ाम चल रहा है, तो इस आपके हॉस्पिटल में आजकल बहुत से मदारिस के जो हमारे दोस्त हैं वो आ रहे हैं और जो इंटरनेशनल पेशेंट है आप उनके ज़रिए से डील कर रहे हैं, तो उनका जो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपके साथ, उनका कैसा उनका रवैया है, किस तरह आपके मामले बन रहे हैं, इंटरनेशनल पेशेंट को यहाँ लाने में वो किस तरह आपकी हेल्प कर रहे हैं? देखिए, इंटरनेशनल पेशेंट्स 2 टाइप के होते हैं। एक वो होते हैं जिनके साथ हमारा लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं होती, जैसे उनको इंग्लिश आती है, या फिर कुछ पेशेंट या हिंदी भी आती है, जैसे अफगानिस्तान, नेपाल या बांग्लादेश से पेशेंट आते हैं, उनको हिंदी समझ में आती है। कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको हिंदी समझ में नहीं आती, वो सिर्फ अरेबिक में बात करते हैं, जैसे कि मिडिल ईस्ट कंट्री से, इराक से या आ रहे हैं, या फिर सूडान वगैरह अफ्रीकन कंट्रीज से आ रहे हैं। तो उसमें हमारे को इंटरप्रेटेशन के लिए हमारे को फैसिलिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है। जो लोग कि हमारे और उनके बीच में जो भी लैंग्वेज का बैरियर है उसको क्रॉस करते हैं, और हम उनका MRI वगैरह करा के, सारे टेस्ट करा के फिर इलाज करते हैं। अगर ज़रूरत है तो उनको सर्जरी भी परफॉर्म करते हैं। सर्जरी में हमारे और उनके सर्जरी में या उनकी टेक्नोलॉजी में या उनके बॉडी में कोई फ़र्क नहीं है। जैसे इंडियन पेशेंट है वैसे ही उनकी भी है। जो फैसिलिटीज़ हम अपने इंडियन पेशेंट्स को देते हैं वही फैसिलिटीज़ उनको देते हैं। हाँ, सिंस वो हमारे फॉरेनर हैं, हमें उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर से देनी चाहिए, तो हम लोग उनको टाइम भी एक्स्ट्रा देते हैं ताकि वो पूरी तरह सेटिस्फाइड होकर जाए। क्योंकि जो सेटिस्फेक्शन को यहाँ मिलेगा वही अपनी देश में जाके हमारी तारीफ करेंगे और हमारे अलावा हमारे देश की भी तारीफ करेंगे। तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर हम जरूर उनको देते हैं। मेरा सारा एक्सपीरियंस सारे पेशेंट के साथ बहुत ही अच्छा रहा है, और मैंने ये देखा है इंटरप्रेटर के साथ कैसा इंडियन पेशेंट हमारी तारीफ करे ना करे, इंटरनेशनल पेशेंट इतना खुश होकर जाता है, गले मिलता है, फोटो खिंचवाता है, थैंक्स करता है, कभी कभार हमारे लिए गिफ्ट भी लेके आता है। और जो हमारे फैसिलिटेटर्स और इंटरप्रेटर्स हैं वो ज़्यादातर लोग अरेबिक स्पीकिंग हैं, कुछ एक लोग हैं जो कि रशियन स्पीकिंग भी हैं, जो लोग कि रशिया या उज़्बेकिस्तान इस साइड की कंट्रीज़ के साथ डील करते हैं। और हमारा एक्सपीरियंस इन लोगों के साथ बहुत अच्छा है। ज़्यादातर लोग जो हैं वो यंग हैं इसमें, और वो लोग इंटरेस्टेड रहते हैं। उन लोगों के लिए हम लोग डॉक्टर्स हैं तो बहुत ज़्यादा इज्जत है हमारे लिए, और जितनी इज्जत हमें वो देते हैं हम उससे ज़्यादा इज्जत उनको देते हैं, क्योंकि वो हमें इज्जत दे रहे हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस सारे फैसिलिटी के साथ बहुत अच्छा है। दे आर दी ब्रिज बिटवीन अस एंड दी पेशेंट्स, हमारे और मरीजों के बीच में वो बांधते हैं। और मैं एक सर्जन हूँ, मेरा प्राइम शौक सर्जरी करना है। मुझे चाहे पैसा मिले या ना मिले, अगर मैं एक अच्छी सर्जरी करता हूँ उससे जो मुझे किक मिलती है उसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। एक दो और क्वेश्चन हम पूछ के ख़त्म करना चाहेंगे, ये हमारे ऑडियंस के लिए एक इन्फॉर्मेशन के लिए होगा कि जो मेडिकल लाइन है उसमें जो डिग्रियां हैं, जैसे BOMS है, MBBS है, और भी कई सारी है, तो इन डिग्रियों का क्या मतलब होता है, कैसे मतलब काम करने का? जब हम एलोपैथी की बात करते हैं तो एलोपैथी में प्राइमरी डिग्री डॉक्टर बनने के लिए MBBS
MBBS है, जिसको कि बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी कहते हैं। बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी में आपको बेसिक तालीम दी जाती है मेडिसिन, यानी मेडिसिन से पेशेंट को ठीक करने की, या फिर माइनर प्रोसीजर्स सर्जिकली जो आप कर सकते हैं। पहले के टाइम में जब आगे फर्दर डिग्रियां नहीं होती थी तो MBBS और MS की तालीम ही इतनी अच्छी होती थी कि लोग उसमें भी हासिल करके भी आगे बड़े बड़े ऑपरेशन कर सकते थे। लेकिन अब स्पेशलाइजेशन का ज़माना है, लोग मेडिकल मास्टर ऑफ सर्जरी या डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन लेते हैं, जिससे कि वो और स्पेशलाइज सर्जरीज, डिफिकल्ट सर्जरीज कर सकते हैं। उसके अलावा 20 साल से अब DM और MCH शुरू हो गया है। तो DM मतलब होता है कि आपने डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन करने के बाद और आगे आप डॉक्टर ऑफ मेडिसिन का डॉक्टरेट कर रहे हैं, यानी और अच्छी तालीम एक पर्टिकुलर फील्ड में हासिल कर रहे हैं। ऐसे ही MCH में, जो कि एक ग्रीक वर्ड है, उसका मैजिस्टर चिरुर्गी करके ट्रांसलेशन है, उसमें आप न्यूरो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, यूरोलॉजी, गैस्ट्रो सर्जरी या फिर कैंसर सर्जरी या हार्ट सर्जरी, उन सब की स्पेशल तालीम लेते हैं ताकि आप अपने फील्ड में इतने काबिल हो जाएं कि आपसे कोई कॉम्प्लिकेशन ना और सारे मरीजों को आप उस बीमारी से रिलेटेड ट्रीट कर सकें। अच्छा, ये एलोपैथी और होम्योपैथी में बेसिक फ़र्क क्या होता है? एलोपैथी में मेडिसिन्स हैं जो कि केमिकल्स हैं, जो कि हमें केमिकल्स हमने हिट एंड ट्रायल से पहचाना है कि ये दवाई इस चीज़ के काम आएगी, और वो सारे केमिकल्स हैं जिनका कि हमारे को फार्मूला भी पता है और जिनको वैसा का वैसा हम रेप्लिकेट करके अपने केमिकल फैक्ट्री में बना सकते हैं। ये तो हुई मेडिसिन्स की बात। और दूसरा आता है सर्जरी। सर्जरी में हम वो ऑपरेशन कर सकते हैं शरीर के अंग को काट के, निकाल के, रिपेयर करके, जिससे कि मरीज ठीक हो जाता है। जब हम बात करते हैं दूसरी मेडिसिन्स की, जैसे होम्योपैथी, तो होम्योपैथी में कुछ एक फिक्स दवाइयां अवेलेबल है जो कि एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के हिसाब से दी जाती हैं, कुछ पर्टिकुलर डोजेज में दी जाती हैं, जिनका भी एक कोई छोटा साइंटिफिक बेसिस है, जिसको कि एलोपैथी वाले डॉक्टर नहीं मानते हैं। लेकिन कुछ एक कंट्रीज, कुछ एक ग्रुप ऑफ पीपल हैं, वो उसको एक्सेप्ट करते हैं और उससे कुछ बीमारियां ठीक भी होती हैं। तो बेसिकली औषधि अगर असर कर रही है तो वो औषधि है, अगर वो असर नहीं कर रही है तो वो चूर्ण है। और ऐसे ही आयुर्वेदिक में बहुत स्कोप है। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे अवेलेबल हैं इंडिया के अंदर और अब्रॉड जो कि जिन्हें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन उनको ढंग से रिसर्च नहीं किया गया है। पुराने लोग जो थे, हमारे पूर्वज या हमारे 100 साल पहले या 1000 साल पहले या 5000 साल पहले, जो कि इन सभी मेडिसिन से लोगों को ट्रीट करते थे, उन्होंने अपनी नॉलेज को ठीक से आगे पास ऑन नहीं किया है या हमने उसको इम्बाइब नहीं किया है। तो अभी भी जो आयुर्वेदिक वाला है वो हमारे रिसर्च में है। तो इसलिए हम ये कहना कि कौन सी बेहतर है, कौन सी खराब है, ये बड़ा मुश्किल है। पर चूंकि मैं एक एलोपैथिक डॉक्टर हूँ तो मैं उसके बारे में हमें अच्छा ही कहूँगा और सोचूंगा। तो एक आखिरी सवाल करके हम ख़त्म करेंगे कि जो मेडिकल इंस्टीट्यूशन है तो किस मुल्क का ज़्यादा अहम माना जाता है, इंडिया का, अमेरिका का, या जो यूरोप कंट्रीज़ है? मतलब ये आप यहाँ काम कर रहे हैं तो जो फ़ॉरेन से डिग्री लेकर आते हैं उनको ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलता है, या जो एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं? देखिए, ऐसा है कि आज से 20 साल 25 साल पहले जब इंटरनेट इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं था, तब डेफिनेटली अमेरिका, जापान, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, इनकी जो मेडिकल साइंस है, मेडिकल फैसिलिटीज़ को हमेशा अच्छा माना जाता था। लेकिन अब चूंकि इंटरनेट वगैरह अवेलेबल है और सारी नॉलेज बड़ी फटाफट ट्रांसफ़र हो जाती है और हमारे पास भी वो सारे गैजेट्स अवेलेबल है जो इन कंट्रीज़ में है, तो अब हमारे में सिर्फ 19-20 का फ़र्क रह गया है। तो हमारे में भी जो डॉक्टर्स अच्छे हैं, जो अच्छी जगह से तालीम लेते हैं, जहाँ पर कि टीचर्स भी अच्छे हैं, तो वो किसी भी बाहर के डॉक्टर से कहीं भी 1% भी पीछे नहीं है। फ़र्क ये है कि हमारे काफ़ी मेडिकल कॉलेज जो नए खुले हैं उनमें अच्छे टीचर्स नहीं हैं, उनके अंदर प्रोटोकॉल्स अच्छे नहीं हैं, वहाँ पर फैसिलिटीज़ इतनी नहीं है, तो वहाँ से तालीम लिए हुए स्टूडेंट जो हैं वो उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और जो ज़रूरी नहीं कि उतने कॉम्पिटेंट हो। तो आपका जो बेसिक मैदान है सर्जरी का है, सर्जरी में क्या क्या है और किन किन चीज़ों के आप एक्सपर्ट हैं या किन किन चीज़ों की आप सर्जरी करते हैं? जैसी हमारी बात हुई कि मैं डायरेक्टर ऑफ न्यूरो सर्जरी हूँ फोर्टिस हॉस्पिटल में, मैं न्यूरो सर्जरी देखता हूँ। बहुत सारे लोगों को न्यूरो सर्जरी के बारे में मालूम नहीं कि वो क्या है। न्यूरो सर्जरी बेसिकली ब्रेन और स्पाइन से रिलेटेड बीमारियों के लिए होती है। बेसिकली इट डील्स विद नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम में ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आती है और नसें आती हैं, चाहे वो हाथ में हो, पैरों में हो, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर हो या फिर छाती या पेट में हो। तो इन सभी बीमारियों के रिलेशन में हम लोग ऑपरेशन करते हैं। तो हम एक सर्जरी वाले डॉक्टर हैं। ब्रेन में जैसे कोई ट्यूमर है, कोई ब्रेन हेमरेज है या कहीं पर कोई नस दबी हुई है या इरिटेट हो रही है, तो उसके लिए हम सर्जरी करते हैं। स्पाइन में हमारे उम्र ज़्यादा होने की वजह से डिजेनरेटिव स्पाइन हो या फिर कोई चोट लगने की वजह से प्रॉब्लम हो या फिर कोई नस का ट्यूमर हो या नस दब रही हो, तो उसके लिए भी हम सर्जरी करते हैं।
तो जो भी ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड या नर्व से रिलेटेड बीमारियां हैं उसके लिए जो सर्जरी करनी होती है वो एक न्यूरोसर्जन करता है। एक और बात यहाँ पर याद आ गई कि इंडियन पेशेंट को भी आप देखते हैं, फॉरेनर भी आते हैं, तो जो मर्ज है वो दोनों जगह कॉमन है या इधर का कुछ अलग है उधर का कुछ अलग है? जिन कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज से हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, हमारे और उनके मर्ज में कोई फ़र्क नहीं है। डेवलपिंग कंट्रीज मतलब जैसे कि मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं या फिर जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं या फिर जो नेपाल से या बांग्लादेश से आते हैं, कोई फ़र्क नहीं है। पर जब हम डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करते हैं, जैसे जापान, जैसे यूरोप, जैसे ऑस्ट्रेलिया, जैसे अमेरिका, वहाँ पर और हमारे मर्ज में काफ़ी फ़र्क है। वहाँ पर ट्यूबरक्लोसिस, इन्फेक्शन वगैरह बहुत कम होता है, वहाँ पर इंजरीज़ वगैरह भी काफ़ी कम होती हैं, वहाँ पर जनरली एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, डीजेनरेटिव प्रॉब्लम्स होती हैं, या फिर एक पर्टिकुलर कैटेगरी होती है जो कि ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं जिसको, वो ज़्यादा कॉमन होता है। तो हमारे में जो लोग वहाँ पर तालीम लेने जाते हैं वो यहाँ के काफ़ी एजुकेशन से महरूम रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने वहाँ पर इन्फेक्शन और ट्रॉमा ज़्यादा देखा नहीं होता है। पर जो पेशेंट यहाँ आते हैं उनमें और हमारे पेशेंट में ज़्यादा फर्क नहीं। मतलब मर्ज इधर ही ज़्यादा है, एशिया में ज़्यादा है, अफ्रीका में ज़्यादा है, यूरोप में नहीं है? मर्ज ज़्यादा भी है और वेराइटी भी ज़्यादा है, और जो इन्फेक्शन से रिलेटेड मर्ज हैं वो इंडिया में ज़्यादा है। वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में उन्होंने कंट्रोल कर लिया है। इंडिया में ट्यूबरक्लोसिस को कंट्रोल करने के लिए मुहिम चल रहा है, वो अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। अमिताभ बच्चन उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। अभी तो हमारे देश में शौचालय ही पहले पूरे बने जिससे कि और तरह की कोलेरा, टाइफाइड वगैरह वो बीमारी से हम बचा जाए। पोलियो इरेडिकेट हो गया है, वो एक बहुत बड़ी चीज़ हमने हासिल करी है। पर अभी बहुत सारी इन्फेक्शन डिजीज़ ऐसी हैं जिनसे कि हमें जूझना है। जैसे एड्स भी काफ़ी कम हो गया है, पिछले 30 सालों में काफ़ी अच्छी मुहिम चली है उसके लिए, लेकिन फिर भी बहुत इन्फेक्शस डिजीज़ अभी बची हैं, खासकर ट्यूबरक्लोसिस, जिसके कि मैं महीने के 4 से 5 नए मरीज देखता हूं स्पाइन या ब्रेन से रिलेटेड ट्यूबरक्लोसिस के। हुकूमत का रवैया डॉक्टरों के साथ कैसा रहता है, या डॉक्टरों पर भी असर पड़ता है सरकार का कि वो सरकार थी तो अच्छा था, ये सरकार है तो देखिए, जो गवर्नमेंट है वो बजट बनाती है। जितने भी सरकारी अस्पताल है या मेडिकल एजुकेशन है उसका बजट सरकार बनाती है, और मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हेल्थ को थोड़ा प्रायोरिटी दे और ज़्यादा पैसा दे ताकि ज़्यादा अच्छे अस्पताल जो एग्जिस्टिंग है उन्हीं की मेंटेनेंस अच्छे हो। प्राइवेट हॉस्पिटल पर उसका असर नहीं पड़ता? प्राइवेट हॉस्पिटल पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल अपने आप कमाता है और अपने आप खर्च करता है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में उसका असर नहीं पड़ता। पर डेफिनेटली जो रूल्स और लॉज सरकार ने बनाए हैं उन सबको प्राइवेट अस्पताल भी फॉलो करता है। जो प्राइस ऑफ मेडिसिन हैं, प्राइस ऑफ इम्प्लांट्स हैं, या फिर और भी तरीके के जो नॉर्म्स हैं जैसे क्लीनलीनेस है, सैनिटेशन है, वो सब चीज़ों को प्राइवेट अस्पताल भी पूरी तरह फॉलो करता है। जब प्राइवेट हॉस्पिटल में ऐसा कोई होता है कि किसी गरीब का भी वो फ्री में इलाज कर दे, किसी के पास सहूलत नहीं है, सरकारी जो हॉस्पिटल है वहाँ अच्छा एटीट्यूड नहीं है, परेशान हो जाता है पेशेंट, बाज़ मरतबा लोग मर जाना बेहतर है इससे कि यहाँ इलाज करें। देखिए, जो BPL कैटेगरी यानी बिलो पॉवर्टी लाइन वाले पेशेंट्स हैं उनकी 10% सीट्स दिल्ली के कई अस्पतालों में है जहाँ पर कि सरकार ने उनको ज़मीन फ्री में दी है। तो वहाँ पर 10% लोगों का जो कि गरीब रेखा से नीचे हैं, BPL से नीचे हैं, उनको वो अवेलेबल है। तो कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल बदमाशी करते हैं और वो उनको वो फैसिलिटीज़ नहीं देते हैं, पर सरकार ने शिकंजा कसा है और वो कंफर्म करते हैं बार बार चेकिंग करके कि 10% मरीजों का फ्री इलाज होना जरूरी है। उसमें फोर्टिस अस्पताल नहीं आता है क्योंकि फोर्टिस अस्पताल में जो है ज़मीन खरीदी हुई है। उसके अलावा जो आयुष्मान भारत की जो स्कीम आई है उसमें भी बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल जुड़ रहे हैं, जिसमें कि सरकार ने बीमा दिया है पेशेंट्स को और उनका 5 लाख रुपए तक का गंभीर बीमारी के लिए इलाज फ्री में किया जाएगा। ये फैसिलिटी अभी पिछले 4-5 महीने से ही आई है। देखिए आगे जाके इसका क्या असर होता है, कितने लोग इसकी फैसिलिटी अवेल कर पाते हैं। हमारे देश में स्कीम्स तो बहुत सारी निकलती हैं पर उनमें अमल करना बहुत मुश्किल होता है। नई नई स्कीम्स आ जाती हैं पर पुरानी स्कीम्स को फिर कोई पूछता भी नहीं है। तो मेरा ये गुजारिश है लोगों से कि वो जागरूक बने, उनको जो फैसिलिटीज़ उनको दी जा रही हैं उसके बारे में उनको अवेयरनेस हो और वो अस्पताल में जाके बोलें कि मुझे ये फैसिलिटीज़ दीजिए ताकि हम ठीक हो सकें। गुफ्तगू हमारी लंबी हो रही है, हम ख़त्म भी करना चाह रहे हैं। एक और सवाल बहुत अहम मेरे जहन में आ गया कि जो हॉस्पिटल हैं या जो मेडिकल इंस्टीट्यूशन उससे बार बार ये ऐलान निकाला जाता है कि आप अपना पूरा चेकअप कराएं। वो एक ऑफ़र देते हैं कि फ्री में चेकअप कीजिए, पूरे बदन का एक आदमी आता है चेक भी करा लेता है, उसके बाद वो कोई ना कोई मर्ज़ निकाल देते हैं, फ्री में चेकअप करा लेता है, उसके बाद मर्ज़ निकाल करके फिर उनका इलाज मतलब वो लूटने लगते हैं। अवाम में एक है कि डॉक्टर मतलब डकैत, डाकू। तो ये क्या रियलिटी है? देखिए ऐसा है कि हमारे शरीर के अंदर जो बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिसके लक्षण एकदम से नज़र नहीं आते। खासकर अगर मैं आपको बताऊं छोटी सी बात, ब्लड प्रेशर की बीमारी,
मधुमेह की बीमारी, डायबिटीज़, इन सब के लक्षण हमारे को बहुत लास्ट स्टेज में भी आते हैं। कई पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनका हमने पहली बार ब्लड शुगर चेक किया और वो 500 निकला, जबकि मरीज को कोई तकलीफ नहीं है। तो इसलिए सालाना चेकअप कराना अनिवार्य है, खासकर जिनकी उम्र 45 साल से ज़्यादा है, और अगर उसमें कोई मर्ज़ निकलता है तो उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। हर इसमें ख़राब लोग होते हैं, हर प्रोफेशन में ऐसे डॉक्टरों में भी ख़राब लोग होते हैं, मैं नहीं मानूंगा कि नहीं होते हैं। 5% लोग ऐसे होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि मजबूरी में गलत काम करते हैं और लोगों के दबाव में आके। तो पब्लिक को भी इतना जागरूक होना चाहिए। आजकल का ज़माना ऐसा नहीं है कि आप आंखें बंद करके दूसरे पे विश्वास करें, आपको भी थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, आपको भी रिपोर्टें पढ़नी आनी चाहिए, आपको भी पता चलना चाहिए कि कोई डॉक्टर आपको सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है। और अगर आप कभी भी डाउट होता है तो आप एक सेकेंड ओपिनियन लीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। ज़्यादातर लोग जो है डॉक्टर सच बोलते हैं, ऑनेस्ट ट्रीटमेंट करते हैं और उनको इस बात से कोई शुबा नहीं होता कि आप किसी और पे जाके सलाह ले रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए जो डकैत वाली बात है वो हर एक प्रोफेशन में है, 5% डॉक्टर्स भी डकैत हैं, लेकिन अगर पब्लिक जागरूक है तो आप उन सबसे बच सकते हो। ये थे डॉक्टर राहुल गुप्ता, फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा में न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर, जिन्होंने अपनी मालूमात शेयर की अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में, पर्सनल लाइफ के बारे में, फैमिली के बारे में। इन्होंने बताया बचपन से 55 तक के हालात का तस्करा किया, प्रोफेशन के बारे में बताया और ख़ास तौर से जो मेडिकल लाइन के बारे में हम लोगों की बहुत सारी जुस्तजू रहती है, बहुत सारी मालूमात को तलब करने की कोशिश रहती है, उसके बारे में उन्होंने बताया कि मेडिकल लाइन क्या है, किस तरह यहाँ सही काम होता है, किस तरह गलत काम होता है, इसकी कितनी अहमियत है, और अगर कोई तालिब इल्म इस मैदान में आना चाहे तो क्या कर सकता है। बहुत अच्छी मालूमात उन्होंने शेयर की और इस तरह हम कह सकते हैं कि ख़ास मुलाकात का ये ख़ास प्रोग्राम बहुत अहम, मालूमाती और इन्फॉर्मेटिव रहा। और इस इंटरव्यू को देखने के बाद आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपसे यही दरख्वास्त है कि आप इस प्रोग्राम को मुकम्मल देखिए, अपने दोस्तों से, अपने अहबाब से शेयर कीजिए। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए कभी भी लॉगिन कीजिए www.millertimes.com। तीनों ज़बानों उर्दू, इंग्लिश और हिंदी में मिलर टाइम्स की वेबसाइट मौजूद है। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी हमारे एक नए मेहमान के साथ, एक नई शख्सियत के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर राहुल गुप्ता, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। मिलर टाइम्स की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।